अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे पास पेपर्स के बारे में एमडी कैट के, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 2 के हमने स्टार्टिंग के 19 एमसीक्यूज कर लिए थे। और इस चैप्टर का जो है लास्ट हमारे पास पार्ट ये होगा, जिसमें हम 20 से लेकर 29 तक जो है डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ को 2016 से लेके 2023 तक के। अच्छा, 24 का जो पेपर होगा वो हम कोशिश करेंगे जब हम पूरे 2023 तक के सारे चैप्टर्स को हम कवर कर लें, उसके बाद हम 24 का एक ऑल ओवर रिव्यू करेंगे कि 2024 के अंदर हमारे पास जो है पेपर किस तरीके से आया, और उसको हम कोशिश करेंगे एक साथ सॉल्व करें ना, ताकि एक अभी हम चैप्टर वाइज तो कर रहे हैं लेकिन ताकि एक साथ हम करेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि भाई एक साथ जब हम पास पेपर पूरा करेंगे तो उसमें हर चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर वाइज तो एक ही चीज़ हम कर रहे हैं, सही है, लेकिन जब हम मिक्स करेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा कि हाँ भाई हम एक पेपर अगर अटैम्प्ट करने जाएँ तो हमारे अंदर इसका कितनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको जो है पूरी तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर कितना कर सकते हैं, किस चीज़ में कमी रह गई है। ठीक है, तो 2024 का पेपर हम इंशाल्लाह लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। तो अभी एमसीक्यूज नंबर 20 है, कह रहे हैं आपसे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक विल बी, जिंक के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, जबकि आपको मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे 66 है और यहाँ पे 30 है। तो इसका मतलब मैंने बताया था यहाँ एक एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है। तो आपने याद रखना है भाई, जो कम वाला होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और जो ज़्यादा वाला होता है वो एटॉमिक मास होता है। अच्छा, तो यानी कि 30 जो है एटॉमिक नंबर होगा और 66 एटॉमिक मास होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है इसके लिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि भाई एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो आपको बताना क्या था इसके अंदर, न्यूट्रॉन बताना है। तो भाई न्यूट्रॉन निकालना है तो प्रोटॉन को उधर जाके माइनस करवा देंगे, एटॉमिक मास ज़्यादा वाला एटॉमिक मास माइनस करेंगे प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 66 माइनस 30 जो भी आंसर आएगा वो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, इसको 36 होगा वैसे। अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता कि भाई फॉर्मूला क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सिंपली कम से कम केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, इतना कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में होगा कि पहला जो शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भाई सिंपली फॉर्मूला पुट करके देख लो, क्या इसके अंदर आप पुट करोगे, एल होता है एजीम्यूटल क्वांटम, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है क्वांटम नंबर के बारे में। तो सब शेल की तो बात ही नहीं है ना, हम पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो एल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो एल का तो कोई जिक्र नहीं है, नंबर ऑफ शेल से हम रिलेट करेंगे इसको। तो 3 जगह एन है, तो ये तो हमारे पास वैसे ही ख़त्म हो गया एक ऑप्शन, बाकी 3 जगहों पे एन आ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल की हम बात करेंगे तो एन इजिकल्स टू 1 रख के देख लो, पहले इसमें रख के देख लो भाई, 1 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 ज़ा 2, 2 + 2 4। पहले शेल के लिहाज से निकालो तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आते कितने हैं आपको पता है, 2 आते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जाहिर है फिर ये भी पुट करके देख लो भाई, जाहिर है आपको पता है सही ऑप्शन ये है, तो इसलिए मैं जो है पहले पुट करवा के चेक कर रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 ज़ा 2 + 1 3, पहले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आते ना 4 आते हैं, इसे पुट करके देख लिया, 1 का स्क्वायर 1 + 2 ओ मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 ज़ा 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास बनेगा 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर हमने पुट करके भी चेक किया कि भाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 ज़ा 2, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के लिए आज से पुट करके देखा तो 2 का स्क्वायर 2 ओ 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, दूसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसलिए हमें पता चला भाई 2n स्क्वायर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आप 3 पुट करोगे तो तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 पुट करोगे चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि भाई हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स
होने चाहिए, कैपेसिटी कितनी होती है ये पता चल जाएगा हमें। अच्छा, आइसोटोपिक सिंबल ऑफ आयन ऑफ सल्फर 33 is this. How many number of protons and neutrons are present if the number of electrons are 18? अब इतना कंफ्यूजिंग सवाल दे दिया, अरे भाई 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, आयन होगा, सल्फर 33, अब ये क्या होता है, आइसोटोप है, कौन सा आइसोटोप है, तो हमें पढ़ना ही नहीं है इन सब चक्करों में। हम सिंपली हमें जो चीज़ पता है ना बस हम वहाँ पे जाएंगे भाई। आपसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, अभी बताया, प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। कम वाला नंबर जो होगा वो एटॉमिक नंबर और ज़्यादा वाला जो होगा वो एटॉमिक मास हो जाएगा। प्रोटॉन भी बताना है, न्यूट्रॉन भी बताना है। इलेक्ट्रॉन बताना होता तो हम कहानी अलग होती, लेकिन अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है। तो प्रोटॉन तो आपको दिख रहा है भाई 16 ही है, इतना आसान सवाल है, 16 प्रोटॉन होंगे। अब एटॉमिक मास में से माइनस किया एटॉमिक नंबर को तो पता चल जाएगा भाई न्यूट्रॉन कितने। तो वो भी आप जो है सिंपल फॉर्मूला, न्यूट्रॉन निकालना है, एटॉमिक मास 33 में से माइनस कर लोगे 16, प्रोटॉन देख लो ना भाई 16 वाले कितने हैं, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, सी या फिर बी। अब 33 में से 16 माइनस करोगे तो 17 आएगा भाई, तो ये न्यूट्रॉन 17, बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट, इन द हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम द बाल्मर सीरीज लाइज इन विच रीजन। बाल्मर सीरीज जो है कौन से रीजन के अंदर लाई करेगा। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात आ गई यहाँ पे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात आई है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अगर पहले देखें तो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर की पॉइंट्स बताऊं मैं तो ये कुछ सीरीज होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ना, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड, पी साइलेंट होता है यहाँ पे, फंड सीरीज। अब ये सीरीज कब बनती हैं, तो सीरीज बनने का ताल्लुक जो है किससे है कि भाई लाइमन सीरीज कब बनेगी, बाल्मर सीरीज कब बनेगी, पास्चन सीरीज कब बनेगी। अब देखो क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है आपको पता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन भाई पहले शेल में ही होता है, लेकिन क्या होता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये ग्राउंड स्टेट होती है, सही, किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट होती है जिसके अंदर नॉर्मल जो हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ना, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, वो ग्राउंड स्टेट होती है। एक होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जम करके, जैसे हाइड्रोजन का एक के पास एक इलेक्ट्रॉन जम करके पहले शेल से किसी भी शेल में चला जाएगा, दूसरे में जा सकता है, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे। तो अब शेल में चला गया, अब क्या होगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आएगा, जैसे लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया था, सही है, 1 2 3 4 5 छठे शेल में आ गया। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गया, ये छठे शेल में जम करके आ गया भाई, लोअर ऑर्बिट से, यानी कि पहले शेल से जम करके ये छठे शेल में आ गया, तो हायर ऑर्बिट में आ गया। अब स्टेबल होने के बाद वापसी ये अपनी जगह पे आएगा, यानी कि पहले शेल में दोबारा आएगा। तो भाई किसी भी हायर शेल से, चाहे वो दूसरे में हो, दूसरे में आया हो, तीसरे में आया हो, चौथे में आया हो, वापसी अगर आ रहा है पहले शेल में तो सीरीज बनेगी, ये देखो लाइमन। मैंने बोला कि भाई छठे से जम करके वापसी आ रहा है पहले में, तो इसका मतलब लाइमन सीरीज बनेगी। अगर पांचवे से आता तब भी लाइमन सीरीज बनती, चौथे से आता तब भी लाइमन सीरीज, तीसरे से आता तब भी लाइमन सीरीज, दूसरे से आता पहले में तब भी लाइमन सीरीज बनती। पहले में आएगा, एंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंड पॉइंट पहले में आ रहा है तो भाई अब इसका मतलब लाइमन सीरीज बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे में अगर आ रहा है तो भाई बाल्मर सीरीज बन जाएगी, किसी भी हाइयर से, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें से दूसरे में आ रहा है तो भाई बाल्मर सीरीज, तीसरे में आ रहा है तो पास्चन सीरीज, चौथे में आ रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, और पांचवें में आ रहा है तो फंड सीरीज। ये सीरीज के नाम पता होने चाहिए आपको कि अगर किसी हायर से जंप करके मैं बोलूं तीसरे में आएगा, आपको पता होना चाहिए भाई पास्चन सीरीज बनेगी, ठीक है। लेकिन सवाल हमारा ये था ही नहीं, हमसे कुछ और पूछा गया। अब वो क्या पूछा गया, अब देखो N1 क्या होगा यहाँ पे भाई, अगर लाइमन सीरीज की बात करूं तो N1 यानी कि लोअर ऑर्बिट तो 1 है, तो N1 की वैल्यू यहाँ पे फिक्स रहेगी, हर जगह पे फिक्स रहेगी। और अगर लाइमन सीरीज की बात करूं N1 रहेगा 1, और N2 यानी कि हायर ऑर्बिट कोई भी हो सकता है भाई, दूसरे से जंप करके भी पहले में आ सकता है, तीसरे से भी जंप करके आ सकता है।
तो N2 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो देख लो लाइमन सीरीज में N1 क्या होगा, 1 रहेगा, और N2 क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। बाल्मर में N1 क्या रहेगा, 2, यानी कि जम करके किस में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। N2 क्या हो सकता है, उससे कोई भी, उससे ज़्यादा वाला कुछ भी, 3 4 5 6 इस तरह। सब में पर्सन में N1 3 रहेगा, और वो 4 5 6 इस तरह, 4 और 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये लाई कहाँ पे करेगा, अब देखो, जब प्रिज्म में से सनलाइट मतलब लाइट को आप पास करो, तो आपको पता है रेनबो कलर्स मिलते हैं, जिनको हम विबग्योर का नाम देते हैं। विबग्योर, वी फॉर वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से लाइट बन जाती है। जैसे प्रिज्म में से पास हुआ तो भाई ये जो है कुछ इस तरीके से लाइट बनेगी। अगर मैं दिखा सकूं, ये चलो बस ऐसी समझ जाओ कि भाई सबसे पहले कौन सा, ये उल्टा होता है, सबसे पहले रेड होता है। ये सबसे करीब जो है, सबसे कम बैंड जो होता है वो रेड कलर होता है, उससे ज़्यादा बैंड ऑरेंज, फिर येलो, फिर बैंड बढ़ता जाता है ग्रीन, ज़्यादा बैंड होता है ब्लू, इंडिगो और वॉलेट। सबसे ज़्यादा बैंड जो है वो कौन सा कलर होता है भाई, वॉलेट ही। देखो प्रिज्म में से सबसे ज़्यादा बैंड कौन सा हो रहा है, वॉलेट, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है भाई, 4000। और रेड की वेवलेंथ कितनी होती है, 7000। तो रेड की वेवलेंथ 7000 और वॉलेट की वेवलेंथ 4000। और यही वो रेंज है 4000 से 7000 जो इंसान अपनी आंखों से देख सकता है। इससे कम वेवलेंथ वाली अगर कोई चीज़ होगी 4000 से, तो इंसान की आंखों को वो नज़र नहीं आएगा। ये 7000 से ज़्यादा वेवलेंथ वाली कोई चीज़ हो तब भी वो इंसान देख नहीं सकेगा। अच्छा, अगर जिस तरीके से आपने सुना होगा ना, साउंड की एक वेवलेंथ होती है, साउंड की जो है फ्रीक्वेंसी होती है कि 20 से 20,000 तक के दरमियान का वो साउंड इंसान सुन सकता है, बाकी नहीं सुन सकता। तो इस तरह आँख देखने की भी जो है एक विजिबिलिटी होती है। अगर वॉलेट से नीचे कोई कम वेवलेंथ वाली कोई चीज़ है तो वो कौन सी रीजन में आती है, वो अल्ट्रा वॉलेट रीजन में आती है। वॉलेट से कम है ना, वॉलेट सबसे लास्ट है, तो इससे कम वाले तो अल्ट्रा वॉलेट। और 7000 से ज़्यादा वाले कुछ होंगे तो भाई वो इंफ्रारेड हो जाएगा, क्योंकि रेड से सिमिलर थोड़ा नाम रखा गया भाई, इंफ्रारेड। तो 7000 से ज़्यादा कोई वेवलेंथ होगी तो वो इंफ्रारेड, 4000 से कम होगी तो वो अल्ट्रा वॉलेट रीजन। तो अब हमने बोला कि भाई ये देखो लाइमन सीरीज थी, तो लाइमन सीरीज कहाँ पे लाई करेगी, दीज लाइन्स अपेयर इन अल्ट्रा वॉलेट रीजन। लाइमन सीरीज अपेयर होगी कहाँ पे भाई, अल्ट्रा वॉलेट रीजन। इसका मतलब वेवलेंथ इसकी क्या होगी, 4000 से कम होगी। फिर उसके बाद बाकियों की बात की हमने, बाल्मर, बाल्मर कहाँ पे लाई करेगा भाई, ये विजिबल रीजन में लाई करेगा। आप कोशिश करो कि ये चीज़ें जो दिख रही हो आपको, सारी चीज़ें आप नोट डाउन करो अपने पास, ताकि आपको रिवीजन के वक्त आसानी हो सके। अच्छा, विजिबल रीजन में इसका मतलब, विजिबल रीजन का मतलब 4000 से 7000 होगी भाई, क्योंकि वही विजिबल रीजन है। ये विजिबल रीजन कहलाता है, ये विजिबल रीजन है 7000 से 4000, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे लाई करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, बाल्मर के बाद पास्चन। पास्चन कहाँ पे लाई करेगा भाई, ये इंफ्रारेड में लाई करेगा, सही है। और फिर उसके बाद ब्रैकेट कहाँ पे लाई करेगा, वो भी इंफ्रारेड। फंड कहाँ पे लाई करेगा, इंफ्रारेड। ये देखो, तो सीक्वेंस थोड़ा समझना इसको। शुरुआत हमने कहाँ से की, शुरुआत की यहाँ से, नीचे से, कम से की, जीरो से। कम फ्रीक्वेंसी वाले यानी कि 4000 से कम फ्रीक्वेंसी वाले, यानी कि अल्ट्रा वॉल, पहला वाला अल्ट्रा वॉलेंट, दूसरा वाला विजिबल, और फिर बाकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती, ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही, तो बाकी सारे क्या हो गए भाई, इंफ्रारेड। तो अगर सीरीज आपको याद हो गई, पहली वाली अल्ट्रा वॉलेंट, विजिबल और तीनों इंफ्रारेड। तो अब देखते हैं सवाल क्या था, क्या हमें आ गया टॉपिक समझने के बाद सवाल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द बाल्मर सीरीज लाइज इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बाल्मर सीरीज़ की हमने बात की थी, तो भाई बाल्मर सीरीज़ जो है कहाँ पे लाई कर रहा था, एक मिनट, ये जो है कैंसिल हो गया। तो बाल्मर सीरीज़ की हमने बात की, तो भाई बाल्मर सीरीज़ जो है हमारे पास लाई कर रहा था, दिखा देता हूँ मैं आपको। दूसरी था, तो पहला वाला अल्ट्रा वायलेट में था, दूसरा वाला जो है हमारे पास विजिबल रीजन में था। तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा विजिबल रीजन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास
द फॉर्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट वोल नंबर, सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो की बात करें तो भाई आपको याद रखना होगा, ये डेफिनेशन होती है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो में कौन अलग अलग एटम्स को शो करता है भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8। अच्छा ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया, बोरॉन का एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया भाई 10.8। अच्छा आपसे कह रहे हैं दो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास कितना है 10, दूसरे का मास कितना है 11। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप का परसेंटेज क्या होगा ऑफ 10, 10 वाले का आइसोटोप का परसेंटेज क्या होगा। सवाल थोड़ा टिपिकल है, तो सबसे पहले सवाल समझ लो कि भाई सवाल कह क्या रहा है, सवाल समझोगे तो 50% आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हो ये सवाल सॉल्व। अब क्या कह रहे हैं भाई, एवरेज एटॉमिक मास कितना था भाई 10.8 बोरॉन का, जो भी है, दो आइसोटोप्स थे, एक का मास था 10, एक का था भाई 11। आपसे कह रहे हैं भाई परसेंटेज बताओ आइसोटोप की 10 वाले आइसोटोप की, कि इसकी कितनी परसेंटेज है, सही है, जबकि एवरेज मास कितना आ रहा है 10.8। तो भाई दो आइसोटोप्स हैं तो जाहिर है टोटल परसेंटेज हमें पता है कितनी होती है 100%, तो दोनों मिला के 100% है। अब ये कितने परसेंट है और ये कितने परसेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो सिंपल है हमारे पास, देखो जरा हमने क्या किया, परसेंटेज को लेट किया। अब परसेंटेज कैसे लेट किया भाई, 10 वाले को लेट कर लिया x, ठीक है, मतलब कोई ना कोई तो होगी ना। अब 10 वाले को लेट किया मैंने, परसेंटेज ऑफ 10 की कितनी है भाई x। अब 11 वाला कितना होगा, लेट सपोज ये 40 है, तो ये अगर 40% है तो ये कितना परसेंट होगा, आप बोलोगे 60%। तो मैं पूछूंगा भाई कैसे किया आपने, तो आप बोलोगे भाई आपने बताया ना 40 है ये, तो 100 में से माइनस कर दिया 40, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये इसका 60% है, तो मैंने भी वही कर दिया भाई, पता नहीं है कि कितना एक्चुअल नहीं पता, तो 100 माइनस एक्स परसेंटेज, इसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी, 100 में से वो निकालूंगा तो भाई मुझे 11 की पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा एवरेज निकाल, हमने उसके निकालने के लिए 10 की परसेंटेज को निकालने के लिए एवरेज फॉर्मूला यूज़ किया, एवरेज इज इक्वल्स टू दो आइसोटोप से 10 10, जिसका मास 10 था और इसका मास 11 था, तो 10 वाले की परसेंटेज जो थी वो x थी, 11 वाले की 100 माइनस एक्स, 10 वाले की x कर दिया, 11 वाले की क्या कर दी भाई 100 माइनस एक्स, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 10x प्लस मल्टीप्लाई किया इसको इससे, 100 को 11 से तो 1100, और 11 को x से मल्टीप्लाई किया तो 11x, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे 10x माइनस 11x, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का x बचा, 11 में से 10 निकाला तो 1 बचा, और साइन बढ़ेगा तो माइनस एक्स प्लस 1100, अच्छा माइनस एक्स है, वहाँ पे जाके प्लस एक्स हो जाएगा, ये उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, यानी कि 10 की जो परसेंटेज थी वो कितनी थी भाई 20%। तो हमें निकालना क्या था, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप ऑफ 10, 10 वाले का निकालना था, तो इसका मतलब 20% आ गई। अगर 11 पूछते तो भाई 100 माइनस 20, इसका मतलब क्या हो जाता भाई वो 80%, 11 है और 20% जो है हमारे पास 10 है। देख लेते हैं क्या 20 ऑप्शन है हमारे पास, 20% ऑप्शन है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कॉपर इज अ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 29, इसका एटॉमिक नंबर 29 है। ऑक्सीडेशन स्टेट डज इट हैव पार्शियली फिल्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सवाल समझना थोड़ा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पार्शियल मतलब टुकड़ों में। तो देखो जरा पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, सबसे पहले तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एटॉमिक नंबर आपको बताया हुआ है सवाल में 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ी सी समझ लो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर के अंदर लाजमी सवाल आएगा इससे, तो इसलिए जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना ज़रूरी है। 29 के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक सीरीज़ होती है जो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, उम्मीद करता हूँ आती होगी। तो भाई 29 इलेक्ट्रॉन यूँ दे दिए। अब 4s के अंदर 1 और इसके उसूलन क्या होता 4s 2 और 3d 9, लेकिन d के अंदर आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो लेकिन इसमें कितने थे भाई 9 ने चाहिए थे, तो 9 थे तो
जब 9 होते हैं ना तो डी क्या करता है, कोशिश करता है अपने आप को स्टेबल कर ले। स्टेबल कैसे होगा, या तो फुली फिल्ड या तो हाफ फिल्ड। तो 9 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने एस से छीना और अपने आप को पूरा कर लिया, एस के अंदर एक कम होके ये अपने आप को इसने स्टेबल कर लिया। ठीक है, अब ये सी यू की कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 3D10 और 4s1। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं 3D10 4s1 कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। अब बोलने के बताओ भाई किसमें ये पार्शियली फिल्ड होगा। डी सबशेल, सॉरी डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होने का मतलब क्या है कि भाई डी सबशेल जो है क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्या सी यू में इनकम्प्लीट होगा, तो देखते हैं भाई। सी यू मतलब न्यूट्रल एटम, कोई चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, जिस तरह नेगेटिव आयन होता पॉजिटिव आयन होता, कोई आयन नहीं है। तो सी यू ऐसे ही है, तो क्या पार्शियली फिल्ड है अभी, नहीं, डी तो फुली फिल्ड है भाई। तो ये नज़र आ रहा है 10, तो डी पार्शियली फिल्ड इसमें तो नहीं रह सकता भाई। चलो अब देखते हैं दूसरा। सी यू प्लस, मतलब प्लस का मतलब होता है एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करेगा तो एस के पास से एक कम हो जाएगा, तो डी तो अभी भी 10 ही रहेगा, एस के पास से कम होगा ना पहले, तो डी 10 रहेगा। तो भाई ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक गेन करेगा तो भाई एस के पास एक और आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या पार्शियली फिल्ड हो गया, नहीं हुआ भाई। तो सी यू प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये कम हो गया, ये 0 हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर हम कम करेंगे, डी 10 के की जगह ये क्या हो जाएगा, डी 9 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने पे डी पार्शियली फिल्ड हो गया, मतलब पहले अभी फुली फिल्ड था, एक कम, एक यहाँ से कम किया, एक यहाँ से कम किया, तो पार्शियली हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि +2 के साथ वैलेंसी है हमारे पास ये। ठीक है, इसमें पार्शियली फिल्ड कॉपर जो है हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो 24 के लिहाज से देख लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। 24 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे। अब देखो डी के अंदर 10 आते हैं लेकिन 4 हैं, तो हाफ फील्ड हो सकता है, ये 5 हो सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा, अपने आप को 5 कर लेगा, इसको 1 कर देगा, ऐसे 4s1 और 3d5। सॉरी। अच्छा 27 हो गया ये हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 28। नाइट्रोजन हैज़ अ एटॉमिक मास ऑफ 7। 7 जो है इसका एटॉमिक मास है, तो बताएं कि भाई इसका जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी। अब ये हंट्स रूल कहता है, हंट्स रूल आपको देखना पड़ेगा। हंट्स रूल बता चुका हूँ पहले भी मैं। हंट्स रूल ने कहा था, हंट्स रूल में कहा गया था कि भाई इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल जब होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है ना। तो देखो 7 होता है, तो 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, 4 हो गए, एक एक अब यहाँ पे आ जाएंगे, पी एक्स के अंदर एक, पी वाई के अंदर एक, पी जेड के अंदर एक। तो ये तो हमें सही लग रही है, बाकी देखते हैं कोई क्या सही हो सकती है। एक्स के अंदर 2 एक साथ नहीं आ सकते, पी वाई इसके अंदर है ही नहीं, देखो इसके अंदर पी एक्स है ही नहीं, इसके अंदर पी जेड है ही नहीं, तो तीनों तो आने चाहिए ना सब शेल ऑर्बिटल्स। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम इट्स। किसके थ्रू जो है भाई ऑक्सीडेशन नंबर हम पता कर सकते हैं, क्या एटॉमिक मास के थ्रू। तो देखो भाई, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई सिलिकॉन का एटॉमिक मास या फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 है, क्या आप बता दोगे कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, नहीं, इससे तो पता ही नहीं चलेगा भाई, एटॉमिक मास नहीं हो सकता। फिजिकल स्टेट में बताऊं भाई, फ्लोरीन गैस के तौर पे मिलती है, अब बताओ मुझे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं वैलेंसी को, +1 +2 जो वैलेंसी आती है ना, तो इससे नहीं पता चल सकता। एटॉमिक साइज से भी नहीं पता चल सकता। ग्रुप नंबर, जैसे कि अगर मैंने पहले भी बताई थी, वैलेंसीज के बारे में बताया था मैंने कि भाई अगर 1A ग्रुप में है, उसकी वैलेंसी मैंने सबकी बताई थी, +1 वैलेंसी होगी। ग्रुप 2 में ए में है, +2 वैलेंसी होगी, इसकी +3 +4 -4 -3 -2 -1 और 0। तो ग्रुप से पता चल रहा है कि भाई ग्रुप जो है हमारे पास अगर 3A है तो वैलेंसी +3 होगी, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रुप नंबर। ग्रुप का नंबर हमें पता होना चाहिए।
तो ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3 MD कैट का। तो कोशिश करूँगा कि मैं जो है जल्द से जल्द इस कोर्स को ख़त्म कर लूँ, अगस्त के अंदर ही मेरी कोशिश होगी कि ख़त्म कर लूँ, ताकि आप लोग को के पास जो है टाइम हो उसको रिवीजन करने का भी, साथ साथ उसको पढ़ने का भी, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके पास टाइम बचे। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई भी मुश्किल हो रही हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वरना नंबर दिया हुआ होगा मेरा, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।